इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। जिन्होंने इस पावन भूमि को साकार किया है उनको प्रणाम करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें इस अनुष्ठान में कविताओं के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का सौभाग्य मिला, इसलिए आयोजकों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। और सारे कवियों ने अपने अपने अंदाज में अपनी बात धर्म के प्रति कही है। मैं आपके बीच केवल इतना कहना चाहूंगा कि धर्म के वृक्ष का मुख्य आधार तप है। वाह! धर्म के वृक्ष का मुख्य आधार तप है, जो कर्म की शीतलता से फलता फूलता है। वाह! धर्म के वृक्ष का मुख्य आधार तप है, जो कर्म की शीतलता से फलता फूलता है। इसे व्यक्तिगत सुखों की आंधियों का सामना भी करना पड़ता है। वाह! इसे व्यक्तिगत सुखों की आंधियों का सामना भी करना पड़ता है। सारी इंद्रियों पर नियंत्रण रख जड़ें मजबूत करते रहना पड़ता है। क्या बात है! सारे इंद्रियों पर नियंत्रण रख जड़ें मजबूत करते रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह वृक्ष संस्कार रूपी फल देता है। वाह! संस्कार रूपी। क्या बात है! मित्रों, संतरा नगरी से आपके बीच में आया हूं इस विश्वास के साथ कि संतरे के खट्टेपन का अंदाज अगर मैं आपके बीच छोड़कर जाऊं तो संतरे की मिठास तालियों के रूप में आप मुझे देंगे। वाह! क्या बात है! मेरे परिचय में बताया गया कि मैं शिक्षक हूं और बहुत देर से बच्चे यहाँ पर आपको परेशान कर रहे हैं। अब वो लग तो ऐसा रहा है कि आपको कर रहे हैं, लेकिन वो कर हमको रहे हैं और उन्हें भी पता नहीं है कि भविष्य के हमारे कितने कार्यक्रमों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल से बात प्रारंभ करता हूं। मैं आज जब यहां आने के लिए निकला तो मैंने न्यूज़पेपर देखा तो पहली हेडलाइन थी कि कोरोना वापस अपना कहर ढाने की तैयारी में है। 11,000 मरीज एक ही दिन में मिलना फिर से प्रारंभ हो गए हैं। तो मुझे एक पुरानी बात याद आई कि कोरोना का जब काल था उस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे नियम बने और एक नियम हमारे शिक्षकों की भी जिंदगी में आया कि जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि आज से डिजिटल पढ़ाई शुरू होगी, अर्थात ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ होगी, तो वो ऑनलाइन टीचिंग की क्या व्यथा थी वो आपके बीच रखता हूं। जब ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ होगी ये बताया गया तो हमारे जैसे टीचर भी खुश हो गए कि चलो अपने जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो टेक्निकल हुआ, कुछ तो डिजिटल हुआ। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाना प्रारंभ किए तब समझ में आया कि ये इतना आसान नहीं था। मैंने ऑनलाइन क्लास लेते हुए एक बच्चे को प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, तो उधर से उसके मम्मी का जवाब आया, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और ये पढ़ रहा है ये आपका भ्रम है। अब ऑनलाइन टीचिंग की परिस्थिति यह थी कि जब ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ता था तो मोबाइल ऐसा रखना पड़ता था ताकि हम उसमें दिखाई दे। अब हम तो दिखते थे लेकिन साथ ही साथ हमारी औकात दिख जाती थी। कईयों का तो वो सब कुछ दिख गया जो नहीं दिखना था। मेरे यहाँ की एक मैडम ऑनलाइन टीचिंग कर रही थी, नया नया मामला था, नई नई जोश में थी और पढ़ाते पढ़ाते तल्लीन थी। लॉकडाउन का समय था, किसी को कहीं जाने आने का चांस नहीं था और उस ऑनलाइन टीचिंग के दौर में उसका पति बेचारा घर में रहे रहे उसको चाय पीने की तलब सूझी। मुकेश भाई
मैं बहुत कुछ बताया, दर्द एक दर्द मैं भी बता रहा। स्वागत। अब जो आदमी कभी किचन में न जाता हो और उसको अगर किचन में जाना पड़ जाए तो कौन सी समस्याएं आती है, ध्यान दीजिएगा। अब वो बेचारा किचन में गया, उसने पहले झांक कर देखा कि मैडम चाय बना पाएंगी क्या, लेकिन जब उसने देखा कि मैडम पूरी तरह से ऑनलाइन टीचिंग में मग्न है तो वो बेचारा खुद ही गया। बड़े मुश्किल से वो बर्तन ढूंढ पाया जिसमें चाय बन सकती है। उसके बाद दूध ढूंढा, उसके बाद पत्ती ढूंढा, उसके बाद शक्कर ढूंढा और एक जगह गाड़ी अटक गई। सारा सामान मिल गया, अदरक नहीं मिला। और वो दौर याद करना, अदरक का बड़ा माहौल था। रामदेव बाबा रोज सवेरे बोलते थे अदरक का सेवन करो, कोरोना भाग जाएगा। ये चक्कर में करोड़ों की बिक गई, अगला अभी भी नहीं भगा। अब अदरक कहां रखी है ये पूछने के लिए उसने इशारे से जानना चाहा। चित्र को ध्यान में लाना, कोरोना का समय, लॉकडाउन का समय, घर ही घर में रह रहे महीनों से वो परिस्थिति, वो पति अदरक पूछने के लिए कमरे के बाहर इशारे से पत्नी को आवाज दिया। पत्नी इतनी मग्न थी कि उसने सुनी नहीं। वो थोड़ा और करीब जाके आवाज देने गया, पत्नी इतनी मग्न थी कि फिर भी नहीं सुनी। वो थोड़ा और जाके करीब आवाज देने गया, अब वो इतने करीब आ गया कि वो स्क्रीन पे आ गया। और वो जैसे ही स्क्रीन पे आया तो सामने से एक बच्चे का ध्यान गया। बच्चे ने मैडम का ध्यान आकर्षित किया कि मैडम जी आपका नौकर आपसे कुछ बोल रहा है। तो घर ही घर में रह रहे थे, परिस्थिति वही थी, बरमुडा टी शर्ट से ऊपर कोई करोड़पति नहीं आया। और उस परिस्थिति को ध्यान रखना कि मैंने जब दूसरा प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है, तो बच्चा बोला सर आप पढ़ा रहे हैं और आपके घर की ये टूटी फूटी छत आप पे गिर जाए तो ये दुर्घटना होगी, और बावजूद इसके आप बच गए, ये हमारा दुर्भाग्य है। अच्छा, कोरोना काल में एक और समस्या गई, वो समस्या गई काम वाली बाई। मैं नागपुर से आया हूँ, वहां जो घर में बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, उसको बाई बोलने की आदत है। यहाँ भी हाँ बोलते हैं, भारत में नहीं हो सकता कुछ और बोलते हो तो आफत आ जाए। यहाँ तो ये भी नहीं बोल सकता कि सही सलामत जाओ, अधिकारी पीछे बैठे यही थी दुर्घटना दाखिल। तो बाई की बड़ी अच्छी स्थिति रही। जिस बाई को खांसी नहीं भी आती थी वो घर में जब भी घुसती थी तो खांसते हुए घुसती थी, और बावजूद उसके अगर उसकी मालकिन उसको छुट्टी न दे तो डायरेक्ट मालकिन के मुंह पे ही खांसती थी, कर ले। तो इसी तरह से मेरे यहाँ की भी बाई 2-4 दिन के लिए छुट्टी पे चली गई। अब बाई छुट्टी पर गई, इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि उसके बदले का काम अब पत्नी करेगी। अब पत्नी करेगी ये शब्द, ये वाक्य जितना आसान है प्रैक्टिकल उतना ही कठिन है। और पत्नी को करना पड़ा, मजबूरी थी। भाई साहब को पूरा अनुभव है, देखो पहले ही बोल रहे हैं। तो मैं भी इन्हीं को देख के याद कर करके बोल रहा हूं। और पत्नी ने लगातार 3-4 दिनों तक काम किया और वो चिड़चिड़ाहट रोज मेरे को बोलना कि तुम एक काम वाली ढूंढ के नहीं ला सकते, तुम एक काम वाली ढूंढ के नहीं ला सकते। एक दिन में जैसे ही कॉलेज से लौटा तो मैंने देखा कि एक बाई पोछा लगा रही, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार एक हाथ मिल गई लगता। तो मैं जैसे ही बाई के करीब गया, मैंने बोला बाई तुम कब से लगे? तो भाई ने जैसे ही मुंडी ऊपर करी तो ये तो बोला रही है तो अपनी वाली परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अपनी वाली काम वाली लग रही थी। अब मैं ढूंढ ढांड करके काम वाली लाया, काम वाली को काम समझा रही थी मेरी पत्नी। तो अचानक मेरा ध्यान गया कि वो काम वाली बाई ने माथे पर जो बिंदी लगाई थी, हमारे नागपुर में हम उसको टिकली बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र की भाषा में, वो टिकली इतनी बड़ी थी कि उसका आधे से ज्यादा मस्तक ढका हुआ था। तो ये अजीबोगरीब टिकली देखकर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई इतनी बड़ी टिकली? तो बोले बाबूजी आपको नहीं समझता, ये सुहाग का मामला है, लगाना पड़ता है।
मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बताया, मैंने अपने पत्नी को बोला कि देख भाग्यवान, एक तू है पढ़ी लिखी और एक ये है अनपढ़ गवार। ये अपने सुहाग के चक्कर में आधा मस्तक ढके हुए है और एक तू है पढ़ी लिखी, तेरा सुहाग कभी बाथरूम के दीवार पे चिपका है, कभी वॉश बेसिन के आईने में चिपका है। एक दिन जब मैंने अपने आप को कमोड में चिपका हुआ पाया तो घर में मेरी जगह कहाँ है ये मुझे समझ में आया। ये ताली इसलिए भी नहीं बजा रहे कि इससे प्रूव हो जाएगा कि ये भी चिपके हुए थे। एक बार बजा तो कुछ नहीं होता था, घर की बात है, घर में नहीं। अब दूसरे दिन मेरा ध्यान गया, मैंने देखा कि वो टिकली थोड़ी छोटी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है, भाई सुधर रही। मैंने कहा क्यों भाई, बहुत अच्छी बात है आप सुधर रहे। बोले बाबा जी ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं। अरे तो बोला तबीयत का टिकली से क्या लेना? तो बोले जैसे स्थिति में स्वाद वैसी टिकली। तीसरे दिन देखा तो टिकली थोड़ी और छोटी हो गई थी। मैंने डरते डरते पूछा, मैंने बोला क्यों? बोले हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। चौथे दिन देखा तो टिकली थोड़ी और छोटी हो गई थी। तो मैंने बोला अब? बोले आईसीयू में आ गया। वो पांचवें दिन टिकली बिल्कुल नहीं के बराबर थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने इशारे में पूछा तो भाई बोले वेंटिलेटर। 5-6 दिन बाई नहीं आई। अब बाद में आई तो पूरी टिकली लगी थी। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो यार गरीब बच गया। मैंने क्यों बच गया? बोले नहीं वो तो कब का गया। मैंने बोला फिर टिकली? बोले मैंने दूसरा रख ली। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से कई बातें निकल कर आ जाती है। एक और दर्द मैं आपके भी सुनाता हूँ, समय की कमी है, फिर एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा। कोरोना काल में हमको बहुत दिनों तक घर ही घर में रहना पड़ा। अब ये घर ही घर में रहने के दुष्परिणाम क्या थे वो आप उसका आनंद ले। कि जो लगा करती थी चंद्रमुखी कभी। वाह अंकल बहुत आनंद ले। जो लगा करती थी चंद्रमुखी कभी, वो ज्वालामुखी का एहसास करवा रही है। वाह। और जिंदगी अनुभव के नए नए पाठ पढ़ा रही है। वाह क्या बात है। बोले खाली तो बैठे हो तो फल्ली छील रहे हो ना। अरे फल्ली सबने छीले है, खाली नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बात सामने आ जाएगी। जिंदगी अनुभव के नए नए पाठ पढ़ा रही है। और प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, प्रेम की चर्चा भी दिल को दुखा रही है। अरे जिसे ममता कुलकर्णी समझ के ब्याह लाए थे हम, वो नखरे पूरे ममता बनर्जी वाले दिखा रहे। वाह क्या बात। एक और छोटी सी बात आपके बीच रखता हूँ। मेरा परिचय दीपक ने कराया कि मैं का कवि हूँ। ये तो केवल आपसे जुड़ने के लिए था। दीपक बोले कुछ ऐसा बोलना कि ये रुक जाए। मैंने बोला ये जा नहीं रहे थे, ये सिर्फ टेस्ट कर रहे थे कि जो यहाँ आया था वो यही है कि कहीं और निकल गया। तो अब वही रुके हैं जो अपने जोड़े के साथ आए थे। जो अकेले अकेले आए थे उनको तो घर से फोन आए और वो निकल गए कि बेटा बहुत सुन लिए, कभी समझा ना घर आए। नहीं तो हम ऐसी कविता सुनाएंगे कि कहीं सुनने के लायक नहीं रहेंगे। कोरोना काल में एक काम आपने हमने सबने किया है, उस काम से बात कैसी निकल सकती थी वो मैंने निकालने की कोशिश की। आदरणीय मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगा कि एक साबुन ने दूसरी साबुन से कहा। हाँ एक साबुन ने भाभी अभी भी लगी हुई है भारत के भविष्य को ढांकने में, और भविष्य केजरीवाल के अंदाज में बिल्कुल बात को टाले जा रहा है। एक साबुन ने दूसरी साबुन से कहा अरे ये मनुष्य को क्या हो गया है,
आजकल बड़ा हाथ पर हाथ धोए जा रहा है। हाँ। एक साबुन ने दूसरी साबुन से कहा, अरे ये मनुष्य को क्या हो गया है, आजकल बड़ा हाथ पर हाथ धोए जा रहा है। तब पहली साबुन ने कहा, तुझे नहीं मालूम, सुना है कोई कोरोना नामक राक्षस आया है, उसी के डर से मनुष्य ने यह हाथ धोने का चलन चलाया है। सुना है कोई कोरोना नामक राक्षस आया है, उसी के डर से मनुष्य ने यह हाथ धोने का चलन चलाया है। तब दूसरी ने आहे भरते हुए कहा कि काश कोई ऐसा भी राक्षस आता जिसके डर से मनुष्य अपने मन धोने का चलन चलाए। क्या बात। क्योंकि मनुष्य का मन अब मन नहीं रहा, बहुत मैला हो गया है, वो स्वार्थ द्वेष और नफरत भरा थैला हो गया है। स्वार्थ द्वेष और नफरत भरा थैला हो गया है। एक और छोटा सा मैं आपके बीच रखूंगा कि दूरदर्शन पर देख रहा था मैं संसद का सीधा प्रसारण। दूरदर्शन पर देख रहा था मैं संसद का सीधा प्रसारण। देखता क्या हूं, लड़ने लगे आपस में सभी दल, चलाने लगे एक दूसरे पर लात, घूसे, जूते और चप्पल। ये सीन देखकर मैं जैसे ही चिल्लाया, तभी स्क्रीन पर एक स्टार मॉडल आया और लगा कहने, मत घबराइए, ये संसद का सीधा प्रसारण नहीं था, ये तो सीधा साधा विज्ञापन था। अरे हम तो केवल ये बता रहे हैं कि हमारे कंपनी के जूते और चप्पल सिर्फ पहनने के ही नहीं, देश की ज्वलन समस्या हल करने के लिए काम आ रहे हैं। देश की ज्वलन समस्या हल करने के लिए काम। मित्रों, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए और मेरे उपरांत और भी कविगण यहाँ उपस्थित है, आदरणीय दादा चौधरी मदन मोहन समर जी को हमको सुनना है। आज मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं मदन मोहन समर जी के उपस्थिति में कविता पाठ कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, खेल जगत को गर्व है कि उनके पास तेंदुलकर है, तो हमें भी गर्व है कि हमारे पास मदन मोहन समर है। आज ये मेरा सौभाग्य और मेरी ये रचना, मैं इसका रचना का भी सौभाग्य मानता हूँ। आपके 2 मिनट लूंगा, आप बेकार एक बहुत अच्छे कवि को छोड़कर जा रहे हैं, आदरणीय मदन मोहन समर जी को। आप, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इतनी देर रुके तो थोड़ी देर और रुके, उस कवि सम्मेलन का आनंद ले। बस एक बच्ची वाली रचना। मुझे जब मेरे परिवार में दूसरी बेटी का जन्म हुआ और ये खुशी मैं मेरी प्रिंसिपल के साथ शेयर करने गया, तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझसे जो बात कही, उसके बाद मेरे दिल में कहीं वो बात घर कर गई। और घर करने के बाद मैंने जो कागज पे उतारा वो आपके बीच रख के जाऊंगा। कि जैसे ही मैंने अपनी प्रिंसिपल को बताया कि मिठाई का डब्बा लीजिए मैडम, प्रिंसिपल बोले मिठाई का डब्बा किस खुशी में? तो बोले, मैंने बताया मेरे दूसरी बेटी का जन्म हुआ मेरे परिवार में। तो बोले, आप अजीब आदमी है, बेटी होने पर भी मिठाई बांटते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्या किसी कन्या का इतना हक नहीं कि अगर वो इस धरा पर जन्म ले तो उसकी खुशी में मिठाई बांटी जाए। और वो बात एक महिला बोले तब और भी बुरा लगता है, पढ़ी लिखी महिला बोले और बुरा लगता है, पीएचडी होल्डर महिला बोले तो और बुरा लगता है। तब दिल में जो आया वो आपके बीच रखता हूँ कि जगह जगह मुझको मिलती है मेरी बच्ची। जगह जगह मुझको मिलती है मेरी बच्ची, हर बच्ची में मुझको दिखती मेरी बच्ची। वो धीरे धीरे चलती है मदमस्त हवाएं, जब गोदी में खेलती है मेरी बच्ची। और कर्जे का पहाड़ भी छोटा लगता है, कर्जे का पहाड़ भी छोटा लगता है, बड़ी होकर जब हिम्मत देती मेरी बच्ची। और एक एक कौर भारी लगता मुझको तब, एक एक कौर भारी लगता मुझको तब, जब आस पास नहीं दिखती है मेरी बच्ची। क्या बात है। और सजना सवरना कभी नहीं भाया उसको, सजना सवरना कभी नहीं भाया उसको, फिर भी सुंदर परी सी दिखती मेरी बच्ची। और घर आने में मुझको जब भी होती देर, अब जो लड़का और लड़की दोनों के माता पिता होंगे वो मेरी बात से सहमत रहेंगे कि घर आने में मुझको जब भी होती देर, अपनी माँ के साथ जागती मेरी बच्ची। और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के दिल का दर्द आपके बीच रख के ला रहा हूँ कि अपनी दवाई भी महंगी लगने लगती है। वाह। अपनी
दवाई भी महंगी लगने लगती है जब माँ अंत में एक खिलौने की जिद करती है मेरी बच्ची। वाह क्या बात है। जब माँ अंत में एक खिलौने की जिद करती है मेरी बच्ची, और मत कहो पराया धन तुम इनको। क्या बात। हमारे समाज की परंपरा है, उन बेटियों को पराया धन कहते हैं, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि मत कहो पराया धन तुम इनको। दिल की तिजोरी की असली संपत्ति है मेरी बच्ची। वाह दिल की तिजोरी की असली संपत्ति है मेरी बच्ची। और मेरे पूरी बात से आप कितने सहमत है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी इस एक बात से आप जरूर सहमत होंगे कि जिंदगी में एक बार हर बच्ची के पिता के दिल में यही भाव आते हैं कि तू इसको ले जाने की जल्दी न कर रहा है। वाह। जब वो अपनी बिटिया को विदा करता है तो मन में यही भाव रखता है कि तू इसको ले जाने की जल्दी न कर राजकुमार, मुझको अब भी नंदी लगती मेरी बच्ची। वाह। और बच्ची के प्यार का एहसास क्या होता है, छोटी सी बात कह के मैं अपना स्थान लूंगा कि अमरावती जिला है हमारे महाराष्ट्र में, वहां एक सैनिक शहीद हुआ, उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसके अंतिम संस्कार की तस्वीरें सारे न्यूज़पेपर में छपी कि उसकी 3 साल की बेटी उसकी लाश को लिपट के रो रही है। मैंने ये समझने की कोशिश की कि वो 3 साल की बिटिया जब अपने पिता की लाश को लिपट कर रोई होगी तो उसने क्या सोचा होगा, उसके दिल में क्या आया होगा, उसने क्या कहा होगा। शायद उसने यही कहा होगा कि रुलाना तो एक दिन मैं आपको चाहती थी पापा, रुलाना तो एक दिन मैं आपको चाहती थी पापा, आप ही मुझे रुला गए, और विदा तो मैं होना चाहती थी आपके हाथों, आप मेरे हाथों। वाह। और अंत में एक निवेदन आपके बीच छोड़ के मैं स्थान लूंगा कि ये दिल की बात है, इसे दिल से ही लेना। फूलों सी कोमल होती है सबकी बच्ची। वाह बहुत बढ़िया। बहुत